हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले करने वाले हैं। ठीक है, जिसका इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। टॉप 30 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि आज की ही एक वीडियो में आपके सारे टॉप 30 क्वेश्चन कवर हो जाए। अगर नहीं होता तो आपके दो पार्ट आएंगे। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा इसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंपोसर नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी हैं तो सिंपल आपने सर्च करना है कंपोसर और आपको ये सारी पीडीएफ वहां पे ऑलरेडी आपको अपलोडेड कर दी गई है। ठीक है, वहां आपको इजिली ये देखने को मिल जाएंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, एक कोष्ठक व क्रिस्टल जालक में आप कैसे विभेद करेंगे, या फिर क्रिस्टल जालक व एक कोष्ठक का इकाई सेल को समझाइए। और आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपका कितने बार लगभग 2020, 16, 12, 17, 16 यानी इतने साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका अगर हम आंसर देखें, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी है आपके नोटबुक में से शॉर्ट में लिखा हो तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। जहां से आपको इजी लगे याद करना, बस आप ये देखते रहिए कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि क्रिस्टल जालक व एक कोशिका को समझाइए। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक को पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न है। यानी वे अवयवी कण जो नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न के रूप में होते हैं क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए जिसमें प्रत्येक बिंदु को चित्रित किया गया हो तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका स्पेस यानी दिक् स्थान। तो दिक् स्थान में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपका यहाँ से इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो सिंपल आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना और ये डायग्राम अगर आप बना देंगे तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो एकक कोष्ठिका बच्चों क्या होती है? एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग है जिसे जब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। एक बार और अच्छे से देखिए कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग है जिसे जब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में हर बार लगभग पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आद्य एकक कोष्ठिका एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका में विभेद कीजिए। ठीक है, तो ये एकक कोष्ठिका के प्रकार आपने सभी पढ़ रखे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में इसको इस बार हर साल मतलब रखा जाता है ये क्वेश्चन आपका। तो इसको आपने इजीली याद कर लेना, आपकी नोटबुक में ये आंसर होगा। अगर आपके नोटबुक में नहीं है तो इसको आप सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोषों में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर आपको ये क्वेश्चन अलग से भी देखने को मिल सकता है कि शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ आप देख रहे हैं शॉर्टकी दोष और दूसरी तरफ आप फ्रैंकल दोष देख रहे हैं। दोनों में अंतर देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, यह परमाणु अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थलों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट ऐसे इधर है, यह तब उत्पन्न होता है फ्रैंकल दोष जबकि कुछ परमाणु अथवा आयन अपने सामान्य स्थल से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थलों को अध्यासित कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जो आपका क्रिस्टल जालक है वहां से बाहर चले जाते हैं, शॉर्टकी दोष तब उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, अपने सामान्य क्रिस्टल जालक को क्या करते हैं, छोड़ करके अपनी कक्षा को छोड़ करके क्रिस्टल जालक में ही कोई दूसरा स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से छोड़ा यहाँ पर आ गया, तो ये आपका क्या है, फ्रैंकल दोष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। शॉर्टकी दोष की उपस्थिति क्रिस्टल का घनत्व घटा देती है, और इधर है आपका, यह क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित नहीं करता है। यानी आप कह सकते हैं कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि घनत्व घटा देता है कौन, क्रिस्टल जालक का शॉर्टकी दोष, और इधर क्रिस्टल जालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, यह सामान्यतः उच्च उप सहसंयोजन संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इधर आपका यह सामान्यतः न्यून उप सहसंयोजन संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें बस आपने ये 3-3 पॉइंट याद कर लेने हैं। उसके बाद आपका जो एग्जांपल दे रखा है NaCl और CsCl, दूसरा है आपका फ्रैंकल दोष में AgCl और ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कहा है पीपीएम की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसमें कहा है किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10 की घात 6 यानी 1 मिलियन, ठीक है, अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाती है। इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न है, एक अवाष्पशील विलेय के 1.0 ग्राम को 10 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। और यहाँ पे आपको दे रखा है बेंजीन के लिए केबी की वैल्यू 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। क्वेश्चन आपका 2017, 16, 14 में पूछा गया है और इस बार आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट के 2-3 साल यानी 2-3 साल पहले के जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस रहता है कि पिछले 1 से 2 साल के पेपर में क्वेश्चन आए। ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होता है आपके 4 से पहले साल के, यानी अगर आप देखें पिछले 10 सालों से लेकर के, ठीक है, पिछले 4 साल के बीच के जो पेपर थे उन्हीं में से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार रिपीट होने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, क्वथनांक में उन्नयन विधि से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m क्या हो जाएगा, अणुभार मास, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1000 इंटू केबी इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा डेल टीबी इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे केबी क्या है, डब्ल्यू क्या है, टीबी क्या है, डब्ल्यू क्या है, वो यहाँ पे आप सब देखने को आपको मिल रहा है। केबी क्या है, विलायक का मूलन उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2.53 किलोग्राम सॉरी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ऐसे ही स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है 1.0 ग्राम। ऐसे ही डब्ल्यू आपको दे रखा है विलायक, किसका, विलायक कौन है आपका यहाँ पे, बेंजीन है, जिसका मान दे रखा है 10 ग्राम। सिंपल फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, ठीक है, फॉर्मूले में आपको सब कुछ दे रखा है 1000 हो गया इंटू 2.53 इंटू 1 और अपॉन में 1 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 253, ठीक है, और m क्या है आपका मास। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। पराशरी, अल्प पराशरी तथा अति पराशरी विलयन क्या होते हैं। तो पहले वाले देख लेते हैं, समपराशरी। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अतिपराशरी और अल्पपराशरी। यदि समान ताप पर दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोलरता तथा मोललता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर इसी में क्वेश्चन बोला है मोलरता व मोललता को परिभाषित कीजिए, और फिर आगे का है उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जो 5.0 ग्राम टॉलिन C7H8 को 225 ग्राम बेंजीन C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला हो गया, ऐसे टॉलिन का हो गया C7H8 में घोलकर बनाया गया। या फिर आपका एक नंबर से अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोलरता को समझाइए या फिर मोलरता पद को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2013, 10, 19, 15, 19 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम मोलरता को समझते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है उसको भी देखेंगे। एक लीटर यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं। अतः वह विलयन जिसमें विलेय के 1 ग्राम मोल विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो एक मोलरता विलयन कहलाता है। उदाहरणार्थ 1M Na2CO3, ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान 106 है। विलयन के प्रति लीटर में 106 ग्राम विलेय उपस्थित होता है। सिंपल आपने क्या करना है, मोलरता की डेफिनेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखनी है, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर है। इतना लिखने के बाद फिर आगे चलते हैं, और इसमें लिखा आयतन को सामान्यतः सेंटीमीटर क्यूब या मिली लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोलरता की डेफिनेशन हमने लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे आपका मोलरता का फॉर्मूला दिख रहा है, और इसको जो मात्रा का यूनिट मात्रा का वो है मोलरता की इकाई मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल डेसीमीटर क्यूब होता है, -3 होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मोललता। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप में अगर हम बात करें तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, और अगर हम इसके और डिटेल में थोड़ा, तो विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार ग्राम में गुणा 1000 आ जाएगा। अगर हम किलोग्राम में बात करें तब ये फॉर्मूला, और अगर हम ग्राम में जाएंगे तब ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। नेक्स्ट है, इसमें जो आपको एक प्रश्न दिया था उसका आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको मोलर द्रव्यमान बोल रखा है टाउलिन का, तो टाउलिन का मोलर द्रव्यमान 92। कैसे निकाला आपने, C7H8 को सॉल्व किया सिर्फ। ठीक है, आपको पता है एक कार्बन का 6 और 6 का डबल कर देंगे 12, और 12 की मल्टीप्लाई आपने 7 से कराई। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन कितना होता है 1, और टोटल 8 मॉलिक्यूल है, तो टोटल इसका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 92 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। फिर है टाउलिन के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5.92 ग्राम, और इस तरह से आ जाएगा 0.0543 मोल।
फिर उसके बाद आपने निकाल लिया बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने के लिए सिंपल आपने क्या रखा, जो आपको वैल्यू दी हुई है 225 ग्राम बट्टे 1000 ग्राम किलोग्राम इनवर्स, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका आ गया किसका, द्रव्यमान आ गया बेंजीन का। ऊपर टॉलिन के मोलों की संख्या आपने निकाल ली है। सिंपल जो फॉर्मूला है आपका टॉलिन की मोललता निकालने के लिए, मोलों की संख्या बट्टे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, और विलायक आपके पास क्या है, बेंजीन। जो जो मान अभी आपने ऊपर निकाले उनको यहाँ रखा, सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया 0.241 मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे से इसको लिख पाए। अगला प्रश्न है हेनरी का नियम तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम हेनरी के नियम को समझते हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश यानी x के समानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर इतना। क्या कहा है, इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। और यहाँ पे हम इसको सिंपली इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, P समानुपाती x, और अगर आपका समानुपाती चिन्ह हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक हेनरी नियतांक आ जाएगा, जिसको हम KH से दिखाते हैं। तो P बराबर आ जाएगा आपका KHX। क्लियर है, ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, यानी इसको जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे उसको हम देख लेते हैं। पहला है कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। फिर उसके बाद है गहरे समुद्र में गोताखोरों को आपको पता है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो भी अपने साथ एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे इसको आपने पढ़ लेना है और इस तरह से आपका हेनरी का नियम और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी आपने देख लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, परासरण दाब किसे कहते हैं। प्रश्न है आपका, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो इसी के ख नंबर में दे रखा आपको, बर्कले तथा हार्डले की विधि द्वारा विलयन के परासरण दाब का मापन कैसे किया जाता है। पहले हम समझ लेते हैं परासरण दाब क्या है। किसी विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। इसको रोकने के लिए अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को, यानी परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहर दाब लगता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। फिर आता है बर्कले तथा हार्डले विधि द्वारा प्रसारण दाब। तो पहले आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसका जो मेथड है उसको हम पढ़ लेते हैं। यह प्रसारण दाब निर्धारण की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में एक सारंत्र पात्र, जैसा आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली का अच्छी विधि है। इस विधि में एक सारंत्र पात्र के छिद्रों में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली जमी हुई अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। इस सारंत्र पात्र में शुद्ध जल भरकर इसे एक बेलनाकार पात्र में स्थिर करते हैं। बेलनाकार पात्र में वह विलयन भर लिया जाता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। बेलनाकार पात्र में एक पिस्टन तथा दाबमापी यंत्र लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ पूरा डायग्राम में देख पा रहे हैं अच्छे से। उसके बाद है आगे कि प्रयोग के प्रारंभ में सारंत्र पात्र में लगी पतली नली में जल का प्रारंभिक, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जो उसकी पूरी विधि है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका अगला कोलराउस का नियम। 2019-17 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूरे चांसेस बार आपके एग्जाम में इसके आने के। तो कोलराउस के नियम के अनुसार क्या है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है सिंपल, आप जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी वही आपको यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो इसको देख लेते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें सिर्फ आपने इतना याद रखना है। उसके बाद इसके जो प्रमुख अनुप्रयोग है, पहला पॉइंट इसमें आपको बता दे रहा हूँ, धातु के धन विद्युतीय लक्षण। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ पे इसको पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी आप अंदर चाहे थोड़ा बहुत बना करके लिख सकते हैं। सेकंड है आपका धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर ऑलरेडी हैं या फिर आपने चैनल को ज्वाइन कर रखा तो आपको वहां पर ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नेर्नेस्ट समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, नेर्नेस्ट समीकरण लिखिए। फिर उसके बाद बोला है HCl, NaCl तथा CH3COO के लिए लैम्डा, ठीक है, इन्फिनेटिव m के मान क्रमशः 426.1, 126.5 तथा 91.0 म्यू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा सिग्मा कह रहा हूँ, लैम्डा इन्फिनेटिव m के मान की गणना कीजिए। तो पहले आपका नेर्नेस्ट समीकरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखो का नंबर का जो आंसर है
नेक्स्ट समीकरण जो मेन आपका है वो आपने यहाँ से यहाँ तक इसको याद कर लेना है और सिर्फ यही आपने लिख देना है। ऊपर का भले आप छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने जो नीचे आप देख रहे हैं जिसको मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया है, इसको आपने याद कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपको जिसका मान निकालने के लिए कहा गया है, गणना करनी है, उसका पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। इसका आंसर लास्ट में आप देख रहे हैं 390.6 म्यू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ उपयुक्त आरेख तथा समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, डायग्राम को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और जितने डायग्राम वाले क्वेश्चन है सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम आपने देख लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है, एक प्लेटिनम धातु की प्लेट जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। जब आप इसको डायग्राम बना करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी आपको ये याद हो जाएगा इजीली। चित्र के अनुसार एक कांच की नली से घिरी रहती है जिसमें एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु तो ऊपर से एक मार्ग होता है तथा कांच की नली में नीचे अवशेष हाइड्रोजन गैस निकालने हेतु तो एक अन्य मार्ग भी होता है। इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन विलयन में डुबो दिया जाता है। इस विलयन में एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है। इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ देखो टॉप 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल से समझेंगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा। तो मेन आप ये देख लीजिए कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको आपके पास इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, आपके स्कूल में लिखाए गए हैं या आपको कहीं और से इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाए, आप वहां से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलते तब आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है और लास्ट में कहा गया है, इस इलेक्ट्रोड का स्वेच्छा से इलेक्ट्रोड विभव 0 निर्धारित कर दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का कार्य करता है। क्लियर है? तो आज के लगभग जितने क्वेश्चन देखे इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और इस पार्ट में सिर्फ आपके इतने क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और अभी तक जितने क्वेश्चन देखे आपने सभी देखे कि लगभग 3 से 4 बार ये आपके क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्वेश्चन देखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये आपका क्वेश्चन 19, 16, 14 में आया है। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे 2014-10 में है, फिर 19-16 में। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, विद्युत कण संचलन 17, 15, 18, स्कंदन, अपवहन, टिंडल प्रभाव, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं, और देखो आपको ऐसा नहीं कि खाली केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, बॉटनी हो गया और हिंदी, इंग्लिश हो गया, ऐसे ही जो आपके आर्ट साइड के सब्जेक्ट है वो भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के जितने क्वेश्चन होंगे उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है अपना। आपने टेलीग्राम पर जाकर के आपने कंपोज सर सर्च करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए। अदरवाइज आप यहीं से इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और सेकंड पार्ट आपको इसका जो लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इसके सेकंड पार्ट का। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।